नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 19 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। दो इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, एक हिंदू का, एक हिंदुस्तान टाइम्स का। हिंदू का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एंटी ट्रैफिकिंग बिल से संबंधित, और हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेटिक क्वाड वर्सेस चाइनीज क्वाड से संबंधित। क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है एंटी ट्रैफिकिंग बिल से संबंधित। डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ ड्राफ्ट एंटी ट्रैफिकिंग बिल, द ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स प्रिवेंशन केयर रिहेबिलिटेशन बिल 2021। बिल के प्रोविजंस डिस्कस करने के बाद दूसरा पार्ट क्वेश्चन का ये है, क्रिटिकली एग्जामिन आपको करना है क्या ये बिल का जो प्रोविजंस हैं वो जिन लोगों की ट्रैफिकिंग होती है उनसे संबंधित प्रॉब्लम्स को दूर करने में सफल होगा या फिर नहीं होगा। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंटी ट्रैफिकिंग बिल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम शामिल करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। कंटेक्स्ट क्या है, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ड्राफ्ट एंटी ट्रैफिकिंग बिल रिलीज किया गया। अभी सिर्फ ड्राफ्ट रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इस ड्राफ्ट का नाम है ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021। कैबिनेट के अप्रूवल मिलने के बाद ये बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा और पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस से पास होने के बाद और प्रेसिडेंट की एसेंट मिलने के बाद ये बिल एक्ट बन जाएगा। देखो, इससे पहले भी 2018 में पार्लियामेंट में इसी प्रकार का एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन वो पास नहीं हो सका था क्योंकि ओपोजिशन ने और विभिन्न एक्सपर्ट्स ने उस बिल के प्रोविजंस पर क्वेश्चंस उठाए थे। ये देखो, कुछ कमियां बताई गई हैं पिछले बिल की जिसकी वजह से वो बिल पास नहीं हो सका था। यूएन ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स के अनुसार जो प्रीवियस बिल था वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज के अकॉर्डिंग नहीं था। उस बिल में सेक्स वर्क और माइग्रेशन को इवन कंबाइन कर दिया गया था ट्रैफिकिंग के साथ। ट्रैफिकिंग अलग चीज़ है, सेक्स वर्क और माइग्रेशन ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन सबको कंबाइन कर दिया गया था प्रीवियस बिल में। नेक्स्ट, प्रीवियस बिल में अप्रोच विक्टिम सेंट्रिक नहीं थी। बिल के प्रोविजंस ऐसे थे कि पुलिस को खुली छूट मिलती रेस्क्यू रेड्स मारने की, और काफ़ी सारे प्रोविजंस वेग थे। तो इन वजहों से जो बिल एंटी ट्रैफिकिंग से संबंधित 2018 में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था वो तो नहीं पास हो सका, लेकिन अब नया ड्राफ्ट रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। ड्राफ्ट में क्या प्रोविजंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये जो बिल है ना, ये देश के सभी सिटीजन्स पर एप्लीकेबल होगा, चाहे कोई देश का सिटीजन भारत के अंदर है या फिर भारत के बाहर है। इवन कोई भी एयरक्राफ्ट या फिर शिप भारत में रजिस्टर्ड है वो इंडियन सिटीजन्स को कैरी कर रहा है कहीं पर भी, उन पर भी ये बिल एप्लीकेबल होगा। और वो फॉरेन नेशनल्स या फिर स्टेटलेस पर्सन्स जिनका कोई स्टेट नहीं है, अगर उनका घर इंडिया में है, रेजिडेंस इंडिया में है, जब उन्होंने क्राइम किया तो उन पर भी ये बिल एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट प्रोविजन, देखो ये बिल पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा विक्टिम सेंटर्ड है। पहले वाला बिल सिर्फ वुमेन और चाइल्ड की बात करता था, लेकिन ये बिल जो है ये कवर करता है किसी भी पर्सन को जो ट्रैफिकिंग का पीड़ित है, चाहे वो मैन है या फिर कोई ट्रांसजेंडर है, कोई भी पर्सन है जो ट्रैफिकिंग का पीड़ित है उसे कवर करता है ये बिल। और एक रिस्ट्रिक्शन भी हटा दी गई है। पहले देखो बिल में प्रोविज़न ये था, अगर किसी पर्सन को, जैसे महिला को, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट किया गया है तभी वो ट्रैफिकिंग होगी, लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। मतलब ट्रैफिकिंग की संज्ञा देने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना जरूरी है। बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए भी वो भी ट्रैफिकिंग की श्रेणी में, ट्रैफिकिंग की कैटेगरी में आ सकता है अपराध। नेक्स्ट प्रोविज़न बिल में देखो एक्सप्लॉयटेशन को डिफाइन किया गया है। अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन देखोगे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन में एक्सप्लॉयटेशन वर्ड आता है। ये कंप्लीट डेफिनेशन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो आपको एग्जाम में लिखनी है। इस डेफिनेशन में मेनली देखो 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है एक्ट, दूसरा एलिमेंट है मीन्स,
और तीसरा एलिमेंट है पर्पज। एक्ट मतलब जब किसी पर्सन को, जो पीड़ित है, अगर उसको रिक्रूट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, हार्बर किया जाता है, या फिर ऐसे पर्सन्स को रिसीव किया जाता है, तो ये है एक्ट, क्या क्या किया जा रहा है। दूसरा मीन्स, कैसे, डरा के, धमका के, या फिर किसी दूसरी प्रकार की फोर्स की सहायता से। तीसरा है पर्पज, किस लिए, एक्सप्लॉयटेशन के लिए। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं, एक्ट, मीन्स, पर्पज। अब पूरा कंप्लीटली अगर बोलूं, जब देखो किसी पर्सन को उसका एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए उसको डरा के, धमका के, या फिर किसी दूसरे तरह के फोर्स का इस्तेमाल करके उसको रिक्रूट कर लिया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या फिर ऐसे पर्सन्स को रिसीव किया जाता है, तो ये होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो यहाँ पे जो पर्पज एलिमेंट था ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन में, मतलब एक्सप्लॉयटेशन के लिए। अब एक्सप्लॉयटेशन तो देखो काफ़ी प्रकार का हो सकता है, उसको डिफाइन कर दिया गया है नए बिल में। जैसे देखो, किसी की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है सेक्सुअली एक्सप्लॉयट करने के लिए। सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पोर्न मूवीज़ बनवाना, या फिर वेश्यावृत्ति के रास्ते पर धकेल देना। फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन का कोई एक्ट, फोर्स्ड लेबर, स्लेवरी, या फिर कोई प्रैक्टिस जो स्लेवरी जैसी हो, फोर्स की सहायता से ऑर्गन्स को रिमूव करना, इलीगल क्लिनिकल ड्रग्स ट्रायल्स कंडक्ट करना, इलीगल बायोमेडिकल रिसर्च। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लॉयटेशन के दायरे में आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविज़न ये है बिल में, इवन जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो भी ऑफेंडर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं, जैसे डिफेंस पर्सनल, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, डॉक्टर्स, या फिर पैरामेडिकल स्टाफ, या फिर कोई भी ऐसा सरकारी ऑफिसर जिसके पास अथॉरिटी है, वो भी ऑफेंडर की कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे अगर उनके द्वारा ये अपराध किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एग्जम्पशन है। नेक्स्ट, पेनल्टी। मिनिमम देखो 7 साल की सज़ा होगी, मैक्सिमम 10 साल हो सकती है। 5 साल का फाइन लगेगा चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस में, और अगर 1 से अधिक बच्चों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग की गई है तो उस पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई जा सकती है जज के द्वारा। नेक्स्ट है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से संबंधित प्रोविज़न। देखो, अगर कोई पर्सन जिसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर करके बहुत इनकम जनरेट कर ली है, बहुत पैसा कमा लिया है, तो बिल में प्रोविज़न ये किया गया है कि अपराध साबित होने पर उस पर्सन की जो संपत्ति है वो जब्त कर ली जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी ऐसा ही प्रोविज़न है, तो अब उसी प्रकार का प्रोविज़न इस एंटी ट्रैफिकिंग बिल में भी किया गया है। नेक्स्ट, नेशनल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कमेटी। एक बार जब ये बिल एक्ट की शक्ल ले गया तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक नेशनल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कमेटी इस्टेब्लिश की जाएगी ताकि बिल के प्रोविजंस की इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो सके। इस कमेटी में नेशनल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कमेटी, इसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज से रिप्रेजेंटेशन होगी, जैसे होम सेक्रेटरी, चेयरपर्सन एंड सेक्रेटरी ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, या फिर और कोई भी रेलेवेंट मिनिस्ट्री। नेक्स्ट, इवन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कमेटीज इस्टेब्लिश की जाएंगी बिल्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविज़न, अगर देखो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हम बात करें, NIA जो कि टेररिज्म से संबंधित केसेस को डील करती है, यही एजेंसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी होगी। सिग्निफिकेंस देखो इस बिल की ये है, एक तो इस बिल में जो अप्रोच है पहले की अपेक्षाकृत ज़्यादा विक्टिम सेंट्रिक है, ज़्यादा ब्रॉड है ये बिल पहले वाले बिल के अपेक्षाकृत। जैसे विक्टिम की डेफिनेशन एक्सपेंड कर दी गई है, अब विक्टिम की डेफिनेशन में कोई भी पर्सन आता है चाहे वो ट्रांसजेंडर क्यों ना हो, और एक्सप्लॉयटेशन की डेफिनेशन भी एक्सपेंड कर दी गई है, जैसे ऑर्गन्स निकालना ये भी पर्पज़ में शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट, विक्टिम्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी करना जरूरी नहीं है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस मानने के लिए, ये भी अच्छा प्रोविज़न किया गया है, क्योंकि बहुत बार फोर्स्ड लेबर भी करवाई जाती है, ज़बरदस्ती लेबर करवाई जाती है उसी स्थान पर। कई बार ऐसा भी होता है झांसा देके कि आपको दूसरे देश में नौकरी लगवाई जाएगी, किसी दूसरे देश में ले जाया जाता है, लेकिन गल्फ कंट्री में ले जाके या फिर उस दूसरे देश में ले जाके विक्टिम का जो पासपोर्ट है वो रख लिया जाता है, और पासपोर्ट नहीं है तो फिर वो वापस अपने देश में लौट नहीं सकेगा तो वहाँ पर उससे जबरन काम करवाया जाएगा, कम पैसे देके या फिर पैसे ना देकर।
ये केसेस भी कवर्ड होंगे इस नए बिल के अंतर्गत। लेकिन देखो बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं। पहला क्रिटिसिज्म तो ये है, देखो ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स्ड लेबर, ये ऑलरेडी अलग अलग लॉज के अंतर्गत आते हैं। मतलब इन चीज़ों को टैकल करने के लिए ऑलरेडी कानून है। तो अब इस नए बिल में भी इन एक्ट्स को शामिल कर लिया गया है। कल को देखो ऐसी एक्टिविटी होंगी, फोर्स्ड लेबर होगी, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी ना कि भैया कौन सा एक्ट लगाएं, ये नए वाला एक्ट लगाएं या फिर प्रीवियस वाला एक्ट लगाएं। तो आवश्यकता ये थी एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड बना दिया जाता, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कानून बना दिया जाता। नेक्स्ट, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी होगी। NIA के पास में और देखो ना कितना काम है। अब इस एजेंसी को ये भी काम दे दिया जाएगा तो इनके ऊपर बर्डन और काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। वैसे भी डेपुटेशन पर आते हैं अधिकारी इस एजेंसी में स्टाफ की वैसे ही कमी रहती है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ विक्टिम। देखो बहुत बार ऐसा भी होता है, जो ये पोर्न मूवीज़ बनती हैं ये कंसेंसस के आधार पर बनती हैं, हीरो हीरोइन दोनों राजी होते हैं मूवी बनाने के लिए, तो वो जो केसेस हैं वो भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन नहीं डाला गया तो। इसके बाद नेक्स्ट है मैंडेटरी रिपोर्टिंग। जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ऑफेंस हुआ है उसको रिपोर्ट करना जरूरी है विक्टिम के लिए। अगर नहीं रिपोर्ट किया जाता है तो पेनल्टी लग सकती है। लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है, देखो काफ़ी बार जो पीड़ित लोग होते हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटना के बाद काफ़ी सदमे में होते हैं, एकदम से उनके द्वारा रिपोर्टिंग नहीं की जाती क्राइम की, तो ऐसे तो पेनल्टी लग जाएगी उनके अगेंस्ट। नेक्स्ट है डेथ पेनल्टी। नेक्स्ट है डेथ पेनल्टी का प्रोविजन। देखो जो एक्सट्रीम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस हैं उनमें डेथ पेनल्टी का प्रोविजन भी किया गया है। बट देखो कुछ एक्सपर्ट्स रेप के केस में डेथ पेनल्टी का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो अपराधी है जिसने अपराध किया है वो तो विक्टिम को मार देगा। उसे लगता है कि रेप के इल्ज़ाम में भी मुझे डेथ की सज़ा हो सकती है और वैसे मारने पर भी डेथ की सज़ा हो सकती है, तो सबूत मिटाने के लिए इससे अच्छा तो विक्टिम को मार देता हूँ। वही सिनेरियो यहाँ पे भी हो सकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पता ना लग जाए किसी को, इस वजह से सबूत मिटाने के लिए अपराधी जो है वो विक्टिम को मार सकता है। उसको लगेगा कि वैसे भी मारने पर भी डेथ पेनल्टी लग सकती है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में भी डेथ पेनल्टी लग सकती है, तो इससे अच्छा तो मारना ही है, सबूत तो मिट जाएंगे, पता नहीं लगेगा किसी को क्राइम का। तो ये दिक्कत है। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, ये सारे जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए इन पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए इससे पहले कि बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाए। बिल जो है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है, तो बिल में आवश्यक संशोधन करके जल्द से जल्द इफेक्टिव बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डेमोक्रेटिक क्वाड वर्सेस चाइना क्वाड से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो एक चीज़ आपको बता दूं, जो ये वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, चाइनीज़ क्वाड, अभी ऐसा कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं बना है जैसे कि दूसरे वाला क्वाड है डेमोक्रेटिक क्वाड, जिसमें 4 देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US, जापान। ये तो चाइना का जो अलायंस है 3 देशों के साथ, पाकिस्तान, रशिया, ईरान, तो ये 4 देश हो जाते हैं टोटल, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, रशिया। इनका बीच जो दोस्ती इंक्रीज हो रही है, जो अलायंस बन के इमर्ज हो रहा है, उसे नाम दे दिया जाता है राइटर के द्वारा चाइनीज़ क्वाड। डिटेल से इस ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं राइटर। एक एक करके चाइना के इन तीनों देशों के साथ रिलेशंस डिस्कस किए जाते हैं। सबसे पहले बात की जाती है चाइना और रशिया रिलेशंस की। चाइना और रशिया के जो रिलेशंस हैं पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच अभी फिलहाल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और आवश्यकता पड़ने पर इसे अलायंस में भी तब्दील किया जा सकता है। अलायंस में तो देखो ऐसा हो जाता है जैसे नाटो एक अलायंस है, नाटो के किसी भी मेंबर पर अगर अटैक होता है तो नाटो के सभी मेंबर्स उसे अपने ऊपर अटैक मानेंगे। तो अगर अलायंस बनता है चाइना और रशिया के बीच, तो इसका मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर चाइना पे अटैक हुआ तो रशिया इसे अपने ऊपर भी अटैक मानेगा और रशिया चाइना का पूरा पूरा साथ देगा युद्ध में। तो ये प्रोविजन हो सकता है अलायंस में। अभी अलायंस है नहीं इन दोनों के बीच, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अलायंस बनाया जा सकता है।
जून में चाइना और रशिया ने ट्रीटी ऑफ गुड नेबरलीनेस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन, इस ट्रीटी के 20वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया। इस ट्रीटी को, जो ये चाइना और रशिया के बीच ट्रीटी है, इस ट्रीटी को यूएसए और यूएसए के जो साथी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके अगेंस्ट एक दीवार के रूप में देखा जा रहा है। इस ट्रीटी के थ्रू दोनों देश मिलके एकजुटता के साथ वर्ल्ड में अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहते हैं। चाइना और रशिया दोनों का आपस में बॉर्डर लगता है, आप देख लीजिए। पहले तो इनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट भी हुआ करता था, लेकिन अब वो सोल्व हो चुका है। दोनों ने कोविड-19 के खिलाफ मिलकर काफ़ी कोऑपरेशन किया है, और इसके साथ साथ आज के समय में ट्रेड, इकोनॉमी, साइंटिफिक कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी इन दोनों देशों के बीच काफ़ी कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है। रशिया देखो चाइना को एनर्जी रिसोर्सेज की सप्लाई करता है, जैसे गैस, डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। इसके जवाब में चाइना रशिया को पैसे देता है। चाइना की जेबें भरी हुई हैं, चाइना के पास काफ़ी कैपिटल है, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना काफ़ी स्ट्रोंग है, तो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है, और जो गुड्स रशिया को चाहिए वो गुड्स चाइना रशिया को प्रोवाइड करता है। इसके बाद कुछ फैक्टर्स बताए जाते हैं जिसके आधार पर रशिया और चाइना की जो दोस्ती है पिछले कुछ सालों में बहुत मजबूत हुई है। सबसे पहला है एंड ऑफ कोल्ड वार। देखो, कोल्ड वार समाप्त हो गया। कोल्ड वार से पहले चाइना काफ़ी इनसिक्योर महसूस किया करता था यूएसएसआर से। उस समय यूएसएसआर स्ट्रोंग था, चाइना इतना स्ट्रोंग नहीं था। लेकिन 20वीं शताब्दी में पासा पलटा, यूएसएसआर तो टुकड़ों में बिखर गया, रशिया सबसे बड़ा टुकड़ा बन के उभरा, रशिया कमज़ोर हो गया और चाइना बहुत मजबूत हो गया। तो चाइना का जो डर था यूएसएसआर से, वो डर खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स है। इनके बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट हुआ करता था वो इन्होंने रिजोल्व कर लिया। तीसरा, कॉमन एनिमी, दोनों का दुश्मन सेम है, यूएस। तीसरा, एक्सटर्नल पुश फैक्टर्स। देखो, यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, रशिया से व्यापार करना बंद कर दिया यूएसए और उनके जो मित्र वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो रशिया को मजबूरी में चाइना के पास जाना पड़ा। वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस लगने के बाद रशिया और चाइना के बीच जो ट्रेड है वो डबल हो चुका है। रशिया के सेंट्रल बैंक ने अपने रिजर्व्स में चाइनीज़ करेंसी का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज़ कर दिया है। अब रशिया के सेंट्रल बैंक में चाइनीज़ करेंसी का जो रिजर्व है वो 13% है टोटल रिजर्व्स के, पहले सिर्फ 1% हुआ करता था। चाइना आज रशिया का प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट एंड टेक्नोलॉजी है। पहले जर्मनी का नंबर हुआ करता था, जर्मनी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्लांट और टेक्नोलॉजी रशिया को प्रोवाइड किया करता था, लेकिन आज जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है चाइना ने। इसके बाद हम चाइना और पाकिस्तान रिलेशंस की बात करते हैं। देखो, दोनों के बीच गहरी दोस्ती का जो मेन रीज़न है वो है इंडिया। दोनों का सेम दुश्मन है, वो है इंडिया। 2018 में दोनों देशों ने अपनी दोस्ती को इस प्रकार से प्रेजेंट किया था, प्रोजेक्ट किया था कि हम अच्छे पड़ोसी हैं, क्लोज फ्रेंड्स, आयरन ब्रदर्स, ट्रस्टेड पार्टनर्स, और दोनों के बीच में ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है। बार बार पाकिस्तान इस पार्टनरशिप का फ़ायदा भी उठाता है। चाइना से उसे लोन मिलता है, चाइना से उसे इन्वेस्टमेंट मिलती है, चाइना से उसे डिफेंस टेक्नोलॉजी मिलती है। अदरवाइज़ आप बताओ, क्या पाकिस्तान अपने आप से न्यूक्लियर वेपन बना सकता है? कोई मतलब दूर दूर तक उम्मीद भी नहीं है। तो चाइना ने इनको डिफेंस टेक्नोलॉजी दी है, न्यूक्लियर वाली। वैसे तो चाइना काफ़ी देता है, यहाँ पे हम बात न्यूक्लियर वाली टेक्नोलॉजी की कर रहे हैं। देखो, पाकिस्तान की जो लोकेशन है ना, वो चाइना के लिए इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के वेस्ट में है अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, तो चाइना उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। और पाकिस्तान के ईस्ट में है इंडिया। पाकिस्तान के थ्रू चाइना इंडिया को कंटेन करना चाहता है। जैसे ये बोलना वैसे गलत हो जाएगा, जैसे इंडिया के थ्रू यूएसए चाइना को कंटेन करना चाहता है, तो उसी प्रकार से पाकिस्तान के थ्रू चाइना इंडिया को दबा के रखना चाहता है, ताकि इंडिया एक ग्लोबल पावर ना बन पाए, इंडिया सिर्फ एक साउथ एशिया का लीडर बन के रह जाए। ऐसी चाइना की मंशा है। दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को इस्टेब्लिश करने के लिए। ये हाल फिलहाल में चाइना और पाकिस्तान के बीच इकोनॉमिक पार्टनरशिप का केंद्र बिंदु है। इसके बाद आर्टिकल में चाइना और ईरान रिलेशंस की बात की जाती है।
चाइना और ईरान रिलेशंस के मजबूत होने का भी मेन रीजन जो है वो है यूएसए। दोनों का कॉमन दुश्मन है यूएसए। मार्च में, इसी साल के मार्च में दोनों देशों ने 25 साल के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था। दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए। चाइना का प्लान ये है, आने वाले 25 सालों में ईरान में $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और बदले में ईरान चाइना को ऑयल एंड गैस प्रोवाइड करेगा। जब 2016 में चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ईरान की यात्रा पर गए थे, उस समय दोनों देशों ने मिलकर डिसाइड किया था कि वो इंडिपेंडेंस, नेशनल सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इन सब का सम्मान करेंगे। ईरान ने कहा था कि हम वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं। जब देखो यूएसए ने अपने कदम पीछे खींच लिए इस जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से, JCPOA से, तो चाइना ने इस प्रकार से अपने आप को दिखाया कि हम ईरान की सोवरेनिटी, ईरान की डिग्निटी, इन सब का सम्मान करते हैं। और चाइना ने यूएसए को कहा कि जल्द ही आप इस एग्रीमेंट में फिर से लौट के आइए। तो मतलब चाइना ने इस प्रकार से दिखाया कि हम ईरान के मित्र हैं और ईरान के भला चाहते हैं। इसी वजह से ईरान के पक्ष में चाइना ने खुल के स्टेटमेंट्स दी। तो चाइना की इन 3 देशों के साथ दोस्ती बहुत गहरी हो रही है। इसी वजह से ये चाइनीज़ क्वाड जो है, जिसमें 4 देश हैं, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, ये इमर्ज होके आ रहा है। अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बिना घोषणा हुए ये ग्रुप बन सा रहा है। लेकिन देखो कुछ कंसर्न्स भी बताए जाते हैं लास्ट में राइटर के द्वारा। जैसे देखो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूएस के राष्ट्रपति बाइडेन, दोनों के बीच में मुलाकात हुई थी जेनेवा में। तो उस मुलाकात में अच्छा आउटकम सा निकल के आया था। पुतिन को अगर मौका मिले तो पुतिन यूएसए के साथ रिलेशंस सुधार लेंगे, ये बात सही है। तो यूएसए के साथ अगर पुतिन के रिलेशन सही हो गए, रशिया के रिलेशन सही हो गए, तो फिर चाइना का उतना घनिष्ठ मित्र नहीं रहेगा रशिया। ईरान की बात करें, ईरान तो देखो यूएसए के साथ किसी न किसी प्रकार का एग्रीमेंट करने में इच्छुक है। ईरान चाहता है कि यूएसए उसके ऊपर लगे सैंक्शंस को हटा दें। तो कल को यूएस और ईरान के बीच किसी प्रकार का समझौता हो गया तो क्या ईरान तब भी चाइना के पक्ष में ही बोलता रहेगा या फिर यूएसए की थोड़ी बहुत बात मानेगा? ये भविष्य के गर्भ में है। नेक्स्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान तो देखो अनप्रेडिक्टेबल है, जहां से फायदा दिखता है वहीं मुड़ जाता है पाकिस्तान। यूएसए के साथ काफ़ी सालों की इनकी दोस्ती रही, यूएसए से काफ़ी मिलिट्री एड और दूसरी तरह की मदद इन्होंने ली है। अब चाइना मदद कर रहा है तो इसलिए चाइना के पक्ष में थोड़ा ज़्यादा है। कल को यूएसए ने ज़्यादा मदद करनी स्टार्ट कर दी तो ये यूएसए के साथ झुक जाएंगे। मतलब पाकिस्तान का कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, बिन पैदा का लोटा, लोटा जो होता है पानी का वो इधर उधर डोल जाता है, कहीं भी डोल जाता है। तो वैसा ही है पाकिस्तान। कंक्लूजन में ये कहा जाता है, जो डेमोक्रेटिक क्वाड है जिसमें ये 4 देश हैं, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, डेमोक्रेटिक क्वाड को कोशिश करनी चाहिए कि चाइना के जो रिलेशंस हैं इन 3 देशों के साथ कमज़ोर हों, ताकि ऐसा कोई ग्रुप बन ही ना पाए, बन भी जाए तो इतना स्ट्रॉन्ग ना हो ये ग्रुप। ऐसी कोशिश करनी चाहिए डेमोक्रेटिक क्वाड को। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया डेमोक्रेटिक क्वाड वर्सेस चाइनीज़ क्वाड के बारे में। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।